जब हम सुनते हैं कि बाहर पढ़ने जाना है तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ने में अच्छा होना या फिर आपके पास पैसा है आप जा सकते हैं? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है तो पैसा। ऐसा क्यों लगा कि आपको बाहर जाना चाहिए? अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वहाँ में और यहाँ में आपको बड़ा एक चेंज क्या नज़र आया? इट वाज़ लाइक कि दुनिया ही अलग। क्या वहाँ के लोगों का एटीट्यूड अलग होता है? उनके लिए हम आउटसाइडर्स हैं, कलर डिफरेंट है, उनको वो चीज़ एक थोड़ा सा अजीब लगता है। एक अपनी पोजीशनिंग वहाँ पे बनानी पड़ती है। का एजुकेशन वहाँ हुआ, फिर आप लौट कर भोपाल आई, क्यों आई हैं? अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो कुछ फैमिली इश्यूज थे, अदरवाइज मैं नहीं आना चाहती। फीमेल होने के तौर पर भी कुछ चैलेंजेस सामने आए आपके? बहुत। बीइंग अ फीमेल और थोड़ा सा एज, ये दोनों चीज़ों ने लोग सीरियसली नहीं लेते थे। तो आपने इसको कैसे ब्रेक किया? With hard work, that's the only thing. You have to prove yourself, and I proved myself. लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और अप्स एंड डाउन्स ही हैं जो लाइफ की कहानी में रंग भरते हैं। वहीं से हम सीखते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, नॉलेज मिलती है। और जब बात नॉलेज की हो तो हम पहुंच गए हैं नॉलेज किंगडम की फाउंडर मनी मिश्रा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे आज के बहुत पॉडकास्ट बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कहानी अगर शुरू से सुनी जाए तो ज्यादा रिलेट भी करती है और लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई, कुछ शैतानियां और उसके बाद आगे आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाती हैं, तो ये पूरी जर्नी उसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं बेसिकली भोपाल की हूँ। हम पैदा मैं यहाँ से छोटे से थोड़ी सी दूर भोपाल विदिशा में हुई थी क्योंकि मेरी नानी लोग वहाँ रहते थे। बट उसके अलावा मेरा पूरा बचपन, पूरा कॉलेज मेरा भोपाल में ही था। आई हैव स्टडीड इन सेंट जोसेफ कोएड एंड देन आई हैव स्टडीड इन सेंट मेरीज, और उसके बाद मैंने एक्सीलेंस जो कॉलेज है वहाँ से अपना ग्रेजुएशन करा है। सारी शैतानियाँ, सारा बचपन मेरा, सारी गलियाँ भोपाल की हमारी छानी हुई हैं, जिसको आप कहते थे। और उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, बट कहीं आगे चल के मुझे ये चीज़ समझ में आई कि उसने हमें बहुत सिखाया है। एक कनेक्शंस बनवाए हैं लोगों से। वो कनेक्शंस आज की डेट में जो मुझे लगता है कि फ़ोन पे नहीं बन पाते। आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, उसके बाद मुझे लगा कि MBA करने का एक मेरा वो था, और पता नहीं कैसे ये चीज़ मेरे अंदर आई। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस एक्सप्लोर किए। उस समय बाहर जाने का फैशन भोपाल में बिल्कुल भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक। सो भोपाल से बहुत कम बच्चे बाहर जाया करती। यहाँ पे भोपाल में कोई कंसल्टेंसीज भी नहीं हुआ करती थी बाहर जाने की। मैं दिल्ली गई थी फॉर द कंसल्टेंसी, और कम से कम मुझे 6 बार सिर्फ कंसल्ट करने के लिए, वीज़ाज़ के लिए, एप्लीकेशंस के लिए दिल्ली आना जाना पड़ा। बहुत सारे हर्डल्स करके मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उनके लिए भी ये बहुत नया था। दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, बट उनके लिए भी ये बहुत नया था कि एक लड़की अकेले लंदन पढ़ने जा रही है और कोई साथ में नहीं है, और कैसे रहेगी, कैसे मैनेज करेगी। और आई वॉज थोड़ी सी, मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मैं इतनी चीज़ें यहाँ करती तो थी, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अभी तो बहुत छोटी है और कैसे मैनेज करेगी चीज़ें के लिए। आई हैव टू गिव देम द कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी आपको। वो कन्विंस, जब वो शब्द बोला जाता है कि नहीं मैं करके, आप मेरे पे विश्वास तो करो, मैं करके बताऊंगी, जब वो चीज़ बोली गई तो शायद उनके अंदर, अब वो चाहे ना चाहे, लेकिन हमारी खुशी के लिए उन्होंने। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि खूब घूम रहे थे दोस्तों के साथ, फ़ोन नहीं थे तो आप फ्री थे, आपके पास टाइम था, तो अगर मैं उस नज़रिए से पूछूं कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगी, बदमाश बच्चों की कैटेगरी में या बहुत शरीफ बच्चों की कैटेगरी में, या फिर वो बच्चे होते हैं ना जो दिखते शरीफ हैं पर होते बदमाश हैं? हाँ, उस बच्चे की कैटेगरी में मैं अपने आप को रखना चाहूंगी। मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट में अपने आप को इसलिए कहूंगी कि मैं हर किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाती थी। ये एक मेरा था बिफोर गोइंग अब्रॉड। लेकिन जब जिनके साथ मैं हो जाती थी, जो फ्रेंड सर्कल हैं या जिनके साथ मैं क्लोज हूँ, या इंटरनल फैमिलीज आप कह लीजिए, उनके साथ मैं बहुत बदमाशियाँ करती थी, बहुत प्रैंक्स करती थी, बहुत जोक्स करती थी। मैं अपनी ग्रुप की जान हुआ करती थी, हंसाने से लेके सारी शैतानियों का सारा मास्टरमाइंड मैं हुआ करती थी। लेकिन जो दूर से देखता था उसको लगता था कि नहीं ये बहुत सीधी है। तो ये जो आपने जब अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया, जो आज भी बहुत मुश्किल है खासतौर से फीमेल्स के लिए अगर वो बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं, एक दो चीज़ें, एक तो ये कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बाहर जाना चाहिए, दूसरा
कैसे आपने कन्विंस किया, क्या चीजें लगता है आपको कि यार ये मैंने बताया इस वजह से पेरेंट्स कन्विंस हुए? राइट। सो पहले क्वेश्चन का आंसर से मैं स्टार्ट करूंगी कि क्यों मैंने बाहर जाना सोचा। थोड़ा सा मेरे पापा भी बिजनेस करते थे और मैं हमेशा से अट्रैक्टेड थी उसकी तरफ, पर मैं किसी से बात भी करती थी ना, मेरे पास बहुत आइडियाज उस समय होते थे, तो लोग कहते तुम पागल हो क्या, ये तुम बिजनेस करोगी, वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन कि अब कौन सी इतनी सारी कंपनीज आ रही है उनकी लिस्ट बनाओ, किस कॉर्पोरेट जॉब में अप्लाई करना है उसके लिए करो। और मैं उस समय भी बोलती थी कि क्यों, बिजनेस करने में क्या दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो किसी का भी वो माइंडसेट था ही नहीं, और मैं उस रिगार्डिंग किसी से बात नहीं कर पाई, इंडिया में तो स्पेशली मैं किसी से भी बात नहीं कर पाई। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यहाँ पे जब मैं कॉलेज भी जब पहले दिन गई तो उनका यही कहना था कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, यू हैव टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, ये कंपनीज हमारे पास आती हैं और ये जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। और मुझे नहीं समझ में आया वो चीज़। तो फिर मेरे एक सीनियर बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए, और उनसे बात हुई मेरी थ्रू मेल्स, क्योंकि उसमें फ़ोन्स नहीं होते थे, मतलब मोबाइल आया ही आया था बस उस समय, और बहुत महंगा होता था। तो थ्रू मेल्स मैंने उनको बताया कि बाहर आप पढ़ रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है। तो ये बस मैं बहुत तरीके की जॉब्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत तरीके के बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं जो मुझे समझ में आई, और मैं चाहता हूँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जाना, और ये तो मेरा दिमाग में आया। वो चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे वो किया कि नहीं, मुझे बाहर पढ़ने जाना, बस एक दिमाग में आ गया कि वो चीज़ में जो यहाँ एक जो भीड़ चाल चल रही है, मुझे उसको तोड़ के। और तो उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया कि वो शायद जहाँ हैं वहां पर आपकी उनकी बातचीत हो रही है, उनको काफी सारी चीजें दिख रही हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। एक ही चीज पे कोई बात नहीं कर रहा है, वहाँ लोग बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बात कर पा रहे हैं। और तो जब आप यहाँ से वहां गई तो वहां पर जो वो कह रहे थे वैसा ही था, और वहां में और यहाँ में आपको बड़ा एक चेंज क्या नजर आया? बहुत बहुत अंतर था। इट वाज लाइक कि एक दुनिया ही अलग थी। मैं जब पहली बार पहुंची, अब एक एग्जांपल आपको कि जो मैं करना चाहती थी, जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, पर मैं कभी किसी को नहीं बोल पाई। जब हम पहली बार पहुंचे तो हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमसे सबसे पहली बात क्या बोली कि आप लोग भोपाल से आए हैं। हम लोग 4-5 स्टूडेंट साथ में गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप सबसे बाकी चीज़ें बताने से पहले उन्होंने ये बोला कि आपको पता है, आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की वहाँ पे। अगर आप कि अपने किसी भी फ्रेंड को आप हमको रिकमेंड करते हो जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में आता है, तो उसके लिए हम आपको 200 पाउंड्स का कमीशन देंगे। दैट्स बिजनेस। और वो चीज़ मुझे दिमाग में बस गई। तो मैंने उन्होंने बताया कि आप के फ्रेंड्स को किसी को भी भोपाल से अगर यहाँ आप लेकर आते हो, रिकमेंड करते हो, तो आपकी सीधे 200 पाउंड, उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होता था। हम लोग जब एक महीना मतलब 15 दिन काम करते थे, देन वी यूज्ड टू अर्न 200 पाउंड्स। सो उन्होंने पहले ही दिन में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप अगर रिकमेंड करोगे तो आपको ये मिलेगा। एंड आप ट्रस्ट मी, मैंने ये काम बहुत किया, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब जैसे मैंने अपने सीनियर से पूछा था, तो बहुत सारे वहाँ पे उस समय और कोई तरीका ही नहीं होता था, तो एक ही चीज़ होता था, रेफरेंस। तो किसी और को जब आना था तो हमसे हर कोई, फ़ोन्स चालू हो गए थे, वी हैड मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट था, तो सबका यही, मेरे से तो हर किसी का यही, जब मैं भोपाल आती भी थी वेकेशंस पे, तो सबका यही क्वेश्चन होता था कि मैम हमको भी जाना है, या दीदी हमको भी जाना है, या हमारे जूनियर्स जो होते थे, क्या तरीका होता है वहाँ, क्या एक्सपीरियंसेस है। बिकॉज उस समय एक्सपोजर इतना नहीं था, इंटरनेट उतना सबके पास एक्सेसिबल नहीं था, वो सिर्फ आप कैफ़ेज़ में जाकर इंटरनेट यूज़ करते थे। एंड फ्रॉम द फर्स्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर से मैंने जब वहाँ गई, मैंने ये यहाँ आके काउंसलिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 6 महीने के अंदर इंडिया आना पड़ा। 15 दिन के लिए मैं आई थी, और उस 15 दिन में मैंने 6 से 8 बच्चों को, स्टूडेंट्स मतलब हमारे जूनियर्स ही थे, या मेरे कोचिंग में साथ पढ़ते थे, या किसी के थ्रू पता चला था, कुछ कॉलोनीज़ के बच्चे थे जिनको पता चला था कि मैं गई हूँ, तो वो अपने बच्चों को लेकर आए थे रेफरेंस दिलाने के लिए। एंड बीइंग अ गर्ल स्पेशली, लोग लड़कियों को लेकर आए थे कि भाई लड़की, हमारी बच्ची को भी जाना है अगर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी सेफ्टी है, ये पेरेंट्स का बहुत मेजर क्वेश्चन होता था। तो मैं अनकॉन्शियसली मैं काउंसलिंग करती थी। मैंने उनको सारे एक्सपीरियंसेस बताया, और मैंने बताया ज़रूर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के रेफरेंसेस दिए, तो बहुत पैसा भी कमाया, और दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जैसा आपने बताया कि आप जब पहले दिन गए तब उन्होंने ये बात की, और जो एटमॉस्फेयर था वो था कि भाई आप कैसे पैसा अर्न करोगे। बिल्कुल, है ना, आप पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब्स भी कर रहे हो। बिल्कुल। आपको इंडियन एजुकेशन में और वहाँ जो आपने एजुकेशन ली थी, उन दोनों में एक बड़ा अंतर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है? इंडिया में हम सिर्फ क्लासरूम में बैठते हैं, हमारी टीचर्स सिर्फ पढ़ाई की बात करती हैं, या इधर उधर की थोड़ी बहुत बात कर लिए।
अपॉर्चुनिटीज की जो बात होती है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया में, उस चीज़ की कोई बात नहीं करता है। वहाँ पे जब हम पहले दिन गए तो जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने हमको एक बोर्ड रूम में लेकर गए और बोला कि प्रेजेंटेशन, हम आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाएंगे, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम यहाँ कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हमको बोला जाता था कि हर मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन देने के, कोई टॉपिक पे आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए और उस क्लास के सामने प्रेजेंट करिए। हमें सिर्फ टॉपिक दे दिया जाता था और वो हमें तैयार करके आना होता था। वहाँ पे जब मैं गई तो डिफरेंस, वो एक्चुअल बोर्ड रूम में ले गए, 15 बच्चों को उन्होंने बैठाया और हमको सिखाया पहले तो कि प्रेजेंटेशन बनाई कैसे जाती है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर बोला कैसे, जो स्टेज फेयर जैसे बोलते हैं। सो जब मैं वहाँ गई तो वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेसर था, उनकी टीम थी, उन्होंने दे टॉट अस एवरी डे, दे यूज्ड टू टीच अस कि ये प्रेजेंटेशन इस तरह से बना के लाइए। फिर उसको चेक करते थे, फिर उसके पॉइंटर्स ठीक करते थे हमारे। फिर उन्होंने हमको पहले 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करवाया, फिर 20 लोगों के सामने। इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, फिर पूरी क्लास के सामने, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते थे, और उसके बाद पूरे कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने। सो वो जो उन्होंने डेवलप किया, जिसको हम इवॉल्व होना कहते हैं, वो तरीका होता है। क्योंकि उसमें कुछ बच्चे तो स्मार्ट होते हैं जो दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो नहीं दे पा रहे, आपने उनके लिए क्या किया? जो फेंट हो गया, आपने उसको ये बोला कि चलो तुम थ्योरी में अच्छा कर लेना, मत दो प्रेजेंटेशन, तुम मेरे ख्याल से तुम्हें स्टेज फियर है। आपने कभी ये कोशिश की कि उसका स्टेज फियर निकाले? राइट। वहाँ वो लोग पिन पॉइंट करते हैं कि ये जो बच्चा स्मार्ट है वो तो देख लेते हैं कि ये तो कर लेगा, उसको वो लोग एक थोड़ा सा ब्रीफिंग करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो लोग उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ ईमेल पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं पर्सनल, उसके साथ 2 घंटे बैठ के उनको समझाया जाता है, उनको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उनको थोड़े से बच्चों के सामने ले जाया जाता है, फिर और ज़्यादा के सामने, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये तो बात हुई कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस समय की, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं, हाँ। जब जिस समय पर आप जॉब करने गए उस समय पर भी क्या वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, वहाँ के जो बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है, या फिर आपको लगता है कि यार वो एटीट्यूड तो सबका ही सेम होता है कहीं भी हो, उसमें कुछ अंतर आपने महसूस किया? बिल्कुल, उनका एटीट्यूड शुरू में बहुत अलग होता है। उनके लिए हम आउटसाइडर्स हैं, कलर डिफरेंट है, उनको वो चीज़ एक थोड़ा सा अजीब लगता है, और उनके लिए वो ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि हमको एक अपनी पोजीशनिंग वहाँ पे बनानी पड़ती है। पहले वो थोड़ा सा हमसे रूड होते हैं, वो हमसे इतने इजीली बात नहीं करते जितने कि वो अपने ही जिसको हम कहते हैं ना कि गोरे लोग हैं, उनसे जैसे वो बात करते हैं, वो हमसे वैसे बात नहीं करते हैं। मैंने जो महसूस किया कि हमें एक पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी, एक अपना इंटेलिजेंस लेवल हमको उनको दिखाना पड़ता है कि नहीं, हम किसी चीज़ से कम नहीं है। उस चीज़ में बहुत बच्चे उसको रेसिज्म बोल देते हैं। क्या वो प्रोफेशनली भी ये चीज़, मतलब एक चीज़ है वाकई में कि भाई दूसरी कंट्री का कोई व्यक्ति है उसके बारे में ये सोचना, वो तो एक ठीक है चीज़, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनली क्या उनका एटीट्यूड और हमारे यहाँ के लोगों के एटीट्यूड में आपने कोई बड़ा अंतर देखा है कि वो प्रोफेशनली वो अलग होते हैं, या उनका कुछ डिसिप्लिन होता है, या जैसे हमारे यहाँ लोग काम करते हैं वो उसी तरह से वहाँ भी काम होता है? काम तो बेसिकली वही होता है, लेकिन हाँ उनका एटीट्यूड अलग होता है। जैसे एक चीज़ डिसिप्लिन, बिल्कुल उस चीज़ पे आ रही है कि उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपको टाइम पे आना है। यहाँ पे उस चीज़ को इतना माइंड नहीं किया जाता है। वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम उस समय होता था, और अगर आपको 7 बजे लॉग इन करना है, और सामने वाले को, क्योंकि वहाँ पे 24 आवर्स नॉर्मली चीज़ें चलती हैं, तो अगर आप नहीं आओगे तो जो आपके पीछे काम कर रहा है वो अपनी शिफ्ट नहीं छोड़ पाता है। तो आप मान लीजिए 7 की बजाय 8 बजे आते हैं, तो उसको 8 बजे तक रुकना पड़ता है, और वो ये बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है वहाँ पे कि आप दूसरे को परेशान, क्योंकि वो 8 आवर्स वाला वर्किंग सिस्टम है वहाँ पे। आफ्टर 8 आवर्स यू हैव टू रेस्ट। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि शिफ्ट्स का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। तो आप वहाँ गई, आपका एजुकेशन वहाँ हुआ, फिर आप लौट कर भोपाल आई। तो सबसे पहला सवाल तो है कि क्यों आई? मतलब वहाँ आप रुक सकती थी, और ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट जब आप गई थी उस ज़माने में तो जो जाता था वो आता ही नहीं था। तो आप क्यों आई, और फिर यहाँ पर जो आपने काम किया उसके बारे में? अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो कुछ फैमिली इश्यूज थे, अदरवाइज मैं नहीं आना चाहती थी। ऑलमोस्ट 1 साल मेरी पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने 2.5 साल वहाँ पे आई वर्क देयर, एंड ये सारी चीज़ें करी, एंड आई वाज डूइंग प्रीटी गुड ओवर देयर, प्रीटी गुड, क्योंकि आई वाज हार्ड वर्किंग इन दैट सेंस। 2 साल तक
वापस आने के बाद बहुत शौक में या बहुत उस चीज़ में रही, और वही बात आई कि मैं यहाँ वापस इसलिए नहीं आना चाहती थी कि मैंने जब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कॉर्पोरेट कल्चर्स को, तो मुझे काम करने में टू बी ऑनेस्ट वहाँ से कंपैरिजन में यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक मेरा एक रीज़न था कि अगर मैं इंडिया वापस आएंगी तो फिर देन आई शुड बी स्टेइंग विद मेरे अपने शहर में, और मुझे अपनी फैमिली के साथ। आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिल्ली एंड बैंगलोर, बट मैं वहाँ नहीं गई। और उस समय आप यकीन माने भोपाल में कुछ भी नहीं होता था करने के, आगे जिस तरह की जॉब प्रोस्पेक्ट में थी, जिस तरह का मेरा प्रोफाइल था, उसमें भोपाल में कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ इंदौर में ऑप्शंस थे, बट भोपाल में कुछ करने के लिए नहीं था। एंड मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही मैंने एक कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड वो बिज़नेस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था, और वहाँ तो मैंने काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें करी थी। व्हेन आई केम बैक और वो काउंसलिंग की जब बात हुई तो बहुत मेरे दिमाग में एकदम क्लिक किया कि आई थिंक मैं एक अच्छी प्रेजेंटर हूँ, बातें अच्छी कर लेती हूँ, एक अच्छी मार्केट। बिकॉज अच्छा, मुझे हमेशा से एक चीज़ पता थी जो बाकी लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ और मुझे समथिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग करनी है। और फिर जब ये आया मेरे दिमाग में तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उन्होंने अब दिल्ली से आए वो लोग, और उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। मतलब मुझे पता चला वो आए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम काउंसलर्स। तो मैं वहाँ गई उनके पास, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ बिकॉज बीइंग एन एलुमनाई वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा प्लीज़ हमारा एक दिल्ली में ऑफिस है, आप इसको संभाल लो, आप इसको कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं काम तो भोपाल में ही करना चाहूँगी। यार भोपाल में काम के हमारा तो सारा पूरा सब सेंट्रली सब कुछ दिल्ली में लोकेटेड है, आसपास के लोग भी भोपाल ही आते हैं, जैसे हम भी भोपाल गए थे, हम भी दिल्ली गए थे सॉरी। तो बोले नहीं आप दिल्ली का संभाल लो, उसमें क्या दिक्कत है जब आपको जाना हुआ। अगर मैंने कहा नहीं, आपको मुझे ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि मैं काम भोपाल से करूँगी, और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको स्टूडेंट्स दूंगी जो आपको चाहिए। बहुत कुछ बहस के बाद फिर वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो, आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, आप देते हो तो ठीक है। इट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग कि आपको कोई सैलरी बेस पे नहीं रखेंगे, आप अगर स्टूडेंट्स हमको देते हो तो ठीक है, यू विल गेट योर कमीशन, अदरवाइज इट्स हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है। मैं जितना पैसा वहाँ से कमा के लाई थी वही पैसा मैंने यहाँ पे चीज़ों को सेटअप करने में लगा। लोगों को नहीं समझ में आया। भोपाल में लोकेशन देखना एक बड़ा चीज़ था, बिकॉज इस तरह के ऑफिसेज भोपाल में होते ही नहीं थे। MP नगर थोड़ा सा था, कोचिंग्स का हब था, एंड बट मुझे ये लगा कि मेरा जो पोटेंशियल, हम पहले रहते भी अरेरा कॉलोनी में थे उस समय, तो मैंने बहुत एक्सप्लोर करने के बाद, उस समय नई बिल्डिंग ये मेट्रो प्लाजा की बनी थी, और वहाँ पे नए बट शॉप्स थी, वहाँ पे ऑफिस स्पेस नहीं थे। तो बट मैंने अनकन्वेंशनली जाकर उनसे बोला कि मुझे यहाँ ऑफिस खोलना है। बाकी सब वहाँ कपड़े की शॉप्स या इस तरह की शॉप्स थी। मुझे पता नहीं क्यों वो बड़ा वो लगा कि नहीं, ये एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है जहाँ सबके लिए ईजी होगा आना। मेरी जो अपनी सेविंग्स थी वहाँ से, उससे मैंने ये पूरा सेटअप किया। मैंने किसी से उसमें कोई हेल्प नहीं। तो ये मतलब नॉलेज किंगडम बनने की शुरुआत थी। तो जो हम आजकल स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप इसकी बात करते हैं, वो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि ये एक लोकेशन ढूंढना, ऑफिस जाना, ये एक बड़ा प्रोसेस है कि आपको कहाँ ऑफिस लेना है। जी उस समय स्टार्टअप तो मतलब ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था। वो किसी के दिमाग में नहीं था। 20 साल पहले कोई ये वर्ड जानता भी नहीं था। और बहुत कि तुम क्यों बिजनेस कर रहे हो, बिकॉज आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स। तो मेरे सब लोग कहा कि तुम इतनी अच्छी जॉब मिल रही, क्या दिक्कत है, इंदौर है, कर लो। मैंने कहा नहीं, जितना भी उसमें था उसमें हमने बहुत मेहनत की, कारपेंटर्स को खुद बुलाया, खुद अपना ऑफिस सेटअप कराया। मतलब स्टार्टअप फाउंडर के लिए कंजूस होना और जुगाड़ू होना, बिल्कुल, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो स्टाफ कटिंग उस समय खुद करी, बहुत सारे काम खुद करे, सिर्फ एक स्टाफ के साथ स्टार्ट किया। इन्वेस्टमेंट में जो जितना कर सकते थे, जितना अच्छा होना चाहिए उतना नहीं करके इंटीरियर्स में पैसा बचाया, एंड बहुत मेहनत करी। एक फीमेल होने के तौर पर भी कुछ चैलेंजेस सामने आए आपके? बहुत। आई वाज जस्ट 23 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं दिखती भी छोटी थी। सो बीइंग अ फीमेल और थोड़ा सा एज, ये दोनों चीज़ों ने लोग सीरियसली नहीं लेते थे। आपके पास जब काउंसलिंग करने पेरेंट्स, हमारे पास जब काउंसलिंग कराने पेरेंट्स आते थे तो ये बोलते, अरे तुम तो अभी खुद ही बच्ची हो, तुम कैसे बच्चों को बाहर भेजोगी। द एक्सपीरियंस, वो उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा। एंड फीमेल होने के नाते ये चीज़ होती थी
कि उनको लगता था कि जो मैं बोल रही हूँ उस चीज को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ, जो मैं कमिटमेंट कर रही हूँ ये लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो आपने इसको कैसे ब्रेक किया? विद हार्ड वर्क, दैट्स द ओनली थिंग, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मैंने ये काम स्टार्ट इसलिए किया कि वो जो सारी दिक्कतें मुझे आई थी मैं उसको इरेडिकेट करूँगी। और जब दैट स्टार्टेड और इनिशियली जब हमारे पास स्टूडेंट्स आए तो मैंने उनको ये कमिट करके दिया कि आपको फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे ही आप मेरी कंसल्टेंसी में आते हैं, आपका स्टार्टिंग जो होता है फ्रॉम द लॉजिंग, फ्रॉम बोर्डिंग, फ्रॉम वहाँ पे पिकअप्स, इनफैक्ट जो पार्ट टाइम जॉब्स की हेल्प होती है वो मैं करके दूंगी। सब ने उसको सीरियसली इनिशियली नहीं लिया, बट देन जब शुरू के जो हमारे 20 बच्चे गए एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने वहाँ पे कनेक्शंस बनाए, एक एक कमिटमेंट जो किया था उसको फुलफिल किया। तो ये तो जो आपने बताया कि पहला बैच गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आई होंगी जिन्होंने आपको चैलेंज किया होगा। वो ऐसी कौन से पॉइंट्स थे जहाँ पर आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है, अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए? क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपने फेस की? एब्सोल्युटली। मैं खुद एक आप कह सकते हैं न्यूकमर थी, मैं खुद सीख रही थी चीज़ों को। और जब आप सीखते हो तो अब अगर आप मेरे लिए मैं थोड़ी सी लकी रही कि मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। मुझे पहले ही साल में मैंने आई हैव सेंड ऑलमोस्ट, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत शॉक्ड हो गई थी जब मैंने स्टार्टेड विद मैडम, और मैंने इनिशियल फर्स्ट ईयर में कुछ 100 स्टूडेंट्स सेंड कर दिए फ्रॉम भोपाल, कहीं बाहर नहीं। तो दे वर वेरी शॉक्ड। दिल्ली से नहीं गए थे इतने स्टूडेंट्स क्योंकि दिल्ली वॉज अ बिगर प्लेस, बॉम्बे से नहीं गए थे। आई हैव सेंड देम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे वर शॉक्ड, दे वर वेरी हैप्पी। बट फिर चैलेंजेस आना शुरू हुए क्योंकि पहले तो कर लिया, शुरू में तो कर लिया, धीरे धीरे करके वहाँ स्टूडेंट्स को और दिक्कतें आने लगी। कुछ आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। उसका एक सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पे रात के 2 बजे हैं एंड दे यूज्ड टू कॉल मी कि मैम जहाँ हम रुके हैं वहाँ की टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अकोमोडेशन करा के दी थी। उस समय हमें बहुत गुस्सा भी आती थी, लेकिन बहुत पेशेंस रखना पड़ता था और कोशिश करनी पड़ती थी कि ये प्रॉब्लम जो है वो हम उनको बहुत समझाना पड़ता था कि देखो ऐसा होता है बाहर, और ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, रुक जाइए, जैसे ही सुबह होती है आई विल टॉक टू योर ओनर, और या हम जो भी आपके एजेंट्स हैं हम उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कराते हैं। उस समय का वो जो पेशेंस रहता है, आपका रिएक्शन कैसा रहता है वो इम्पोर्टेंट है। आप बहुत इरिटेट होते हो रात के 2 बजे, इस तरह की चीज़ों से हो सकती है। एक चीज़ मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया रात को 2 बजे फ़ोन आ रहा है कि यार ये करना है, तो अब जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं जो चाहते हैं अपने आइडियाज़ पर काम करना, आप क्या सजेशन देंगी उनको इस बारे में कि ये सिर्फ कुछ घंटे का जॉब है या फिर ये 24/7 जॉब है? मतलब ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको हमेशा एंगेज रखती है? बिल्कुल। बिजनेस कभी भी आर्ली नहीं हो सकता सर। आप मान के चलिए, अगर आपने एक स्टार्टअप किया है, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 19 से 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें सैटरडेज नहीं होते, उसमें संडेज नहीं होते, उसमें टाइमिंग्स नहीं होती। इट इज़ अ 24 आवर। आपके ऊपर प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और वो आपका बेबी है। अगर आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो कौन करेगा? जैसा आपने बताया कि आपने उस समय पर 100 स्टूडेंट्स यहाँ से भेजे, तब में यानी 20 साल पहले और अब आज की सिचुएशन में क्या डिफरेंस आपको लगता है पेरेंट्स के माइंडसेट में, बच्चों के माइंडसेट में और ओवरऑल अब्रॉड स्टडीज को लेकर? बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम है, यूनिवर्सिटीज वही हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब। हाँ, पहले हम ही थे सोर्स, हम थे, हमारा ही सोर्स होता था, हमको ही सारी चीज़ें हम जो बताते थे लोगों को उस पर ट्रस्ट करना पड़ता था। देयर इज़ नो अदर, उसको किसी और से रेफरेंस लेके पूछ सकते थे आप। अब आपका जो सोशल मीडिया आ गया है, जो सोशल नेटवर्किंग आ गया है, उसमें बहुत मिसकंसेप्शंस बताए जाते हैं। उसको क्रॉस क्वेश्चंस करना, मैम ये रील में तो ऐसा बताया गया है कि ये यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना हमारा काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पहले हम ये बताते थे अपने एक्सपीरियंस से, या एक हमारी रिलायबिलिटी रहती थी कि यार मेरा काम है मैं स्टूडेंट को सही सलाह दूँ, और वो उस चीज़ को मानता था, वो रिस्पेक्ट करता था, वो उस चीज़ को समझता था। अब वो चीज़, वो इतनी 10 जगहों से वो रील्स देख के आते हैं, वो सुन के आते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। कई लोग सिर्फ अपनी रील्स चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और उसको हमको काउंटर करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो ये मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं या जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, इन दोनों में अगर उन्हें चूज़ करने का मौका मिले
तो उन्हें क्या चूज करना चाहिए और क्यों बाहर जाना चूज करें वो? मैंने जो डिफरेंस नोट किया है, मैं आपके वो फिर अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में को एजुकेशन सिस्टम अपना चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दैट। इंडिया में आज भी अपग्रेडेशन जिसको कहते हैं, ये चीज़ आप खुद भी मानते होंगे कि मार्केट चेंज हुआ है 20 साल में। चीज़ें, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं, मार्केट में काम करने का तरीका चेंज हुआ है, हर इंसान को चेंज करना पड़ा। अब एआई आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स आ रहा है। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं इंडिया में आज भी वो 20 साल पुरानी है। आप वो जिन बुक्स से पढ़ रहे हैं, आपने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं कर रहे हो। आपने जो पढ़ा आज भी, आज की जनरेशन भी उसी बुक से पढ़ाई कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी बैंक्स गए होगे, आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि वहाँ उनके पास बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इंडिया सॉफ्टवेयर सारे बहुत अच्छे खरीदता है। बैंक्स में सब अपग्रेडेड, लेकिन जो एम्प्लॉय है एसबीआई में, अगर आप कभी गए होंगे या कोई भी बैंक में, तो वो उसके लिए ट्रेन नहीं, उसको बहुत टाइम लगता होगा कि मैं सर अभी सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है या सिस्टम चल नहीं रहा। वो आपको ये बोलता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको उनके सिस्टम में एक नया सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है, पर उसको चलाना तो नहीं सिखाया गया उनको। हम जब बाहर हर 6 महीने में, हर 3 से 6 महीने में एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट्स उस कोर्स स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है और जो मार्केट में डिमांड होती है आपको वो सिखाया जाता है। तो आप अपग्रेडेड रहते हो, आप मार्केट के लिए बिल्कुल अपग्रेडेड हो। जब आप जॉब में जाओगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। इंडिया में वो पोटेंशियल है पर वो रिसोर्सेज नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है रिसर्च के लिए इतना। यूनिवर्सिटीज सिर्फ चल रही है किस चीज़ के लिए? आपको एक ही कॉन्सेप्ट सुनाई देगा, पढ़ाई करिए और प्लेसमेंट। आप क्या पढ़ाई प्लेसमेंट के लिए करते हैं? सिर्फ आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप कुछ ऐसी चीज़ करें। आपने इतना कुछ सोसाइटी से लिया है, उस पढ़ाई को आप कम से कम 10% उस सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए यूज़ करें। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट है। आपको वो फोर्स करते हैं रिसर्च में जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लाइब्रेरीज में जाने के लिए। अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है तो आपको सारे रिसोर्सेज देंगे ताकि आप कुछ नया इनोवेटिव कर सकें, और आपको मॉडर्न पढ़ाई कराते हैं। ये बहुत मेजर डिफरेंस है सर। इट्स नॉट अबाउट इंडिया एंड अब्रॉड, इट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। एक चीज़ मुझे बताइए, जब हम सुनते हैं कि बाहर पढ़ने जाना है तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका पढ़ने में अच्छा होना या फिर आपके पास पैसा है आप जा सकते हैं? पैसे की आज की डेट में तो कोई बात ही नहीं है, पहले भी नहीं थी। यू कैन ऑलवेज टेक लोन्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आप अच्छे हैं तो बाहर एक्चुअली आप मान के चले पढ़ने, आपको आपके घर वालों पे आप बर्डन नहीं बनेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट बैंक्स आपको इजीली लोन देने के लिए तैयार हैं। फिर वो आपको टाइम देती हैं कि आप वहाँ काम करिए और वो लोन आप रीपे बैक करिए, एंड देन व्हेन यू अर्निंग इन पाउंड्स एंड डॉलर्स, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है पैसा। तो ये कब सोच लेना चाहिए किसी पेरेंट को या बच्चों को कि यार मुझे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है? ये अचानक से कभी सोचना चाहिए या इसकी कुछ तैयारी, यार मैं 12th में कर लिया, मैं ग्रेजुएशन में हूँ, अब मुझे तैयारी करनी चाहिए, इस तरह का कुछ है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने 12th तक ये सोच लेना चाहिए। अगर आपको कुछ नया, आपको कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ डिफरेंट देखना है, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको यही चीज़ अच्छी लगेगी। वो मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको कि जब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट में पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे नहीं, पढ़ाई ऐसी भी होती है, इतनी प्रैक्टिकली बेस्ड, इतना मजा आता है पढ़ाई करने में। ये चीज़ तो मुझे कभी पता ही नहीं था। हम यहाँ पे कोशिश ये करते थे कि हम लेक्चर्स बंक, कैसे लेक्चर्स खत्म हो, बंक करके हम बाहर जाएं और घूमें, तफरी करें जिसको हम कहते हैं। वहाँ हमें यूनिवर्सिटी से आने का मन नहीं करता था। इतनी एक्टिविटीज़, लाइब्रेरीज, इतनी सारी इंटरकल्चर चीज़ें, इतनी अच्छी तरीके से वो पढ़ाते थे कि आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। तो आपको ये समझने के लिए कि हाँ पढ़ाई ऐसी भी होती है, आपको बाहर जाना चाहिए। तो जब कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे बाहर जाना है, जैसा कि आपने कहा कि रील्स देख कर आते हैं और रील्स से आधी जानकारी मिल जाती है, कुछ गूगल कर लेते होंगे, आधी अधूरी, लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन भी बहुत है और बहुत सारे फ्रॉड भी होते होंगे। बहुत सारे। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब ये तय कर लें कि यार हमें बाहर जाना है? तो कंसल्टेंसी कैसे चूज करें, किसी व्यक्ति पर कैसे ट्रस्ट करें? क्या ये 5 पॉइंट अगर ये बोल रहे हैं या हमें दिख रहे हैं तो हाँ, ये इनके साथ हम जा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि आप एक्सपीरियंस को देखिए, क्योंकि देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है काम, मैं जितना एक्सपीरियंस गेन कर चुकी हूँ, इसके बाद मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को उल्लू बनाऊं। और मैं अपनी जितनी मेहनत कर चुकी हूँ 20 साल में, मैंने जो एक्सपीरियंस ले लिया है,
मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप यहाँ आइए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस मेरा है वो मैं आपको दे सकूँ तो आपको वो डिफिकल्टीज ना हो। 20 सेकंड की रील में कोई कुछ भी बोल देता है कि ये तो कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको तो बाहर पढ़ने का पैसा ही नहीं लगेगा, सिर्फ इतना बोल के वो चला है। उसके पीछे के प्रोज एंड कॉन्स, आपको कैसे पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्लाइट टिकट तो देनी पड़ेगी, लिविंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे इंतजाम होते हैं, एक चीज़ नहीं होती है। शायद वो खर्चे फीस से भी ज़्यादा होते हैं। अभी आप काम कर रही हैं जिन बच्चों के साथ, यानी जेनजीज के साथ, और उनकी बड़ी चर्चा होती है और बहुत सारे नई दुनिया की कल्पना की जा रही है उनके साथ, तो क्या डिफरेंस आप देख रही हैं? किस तरह की नई चीजें, नए क्वेश्चंस वो रेज करते हैं? बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं कि आजकल के बच्चे स्मार्ट बहुत हैं। तो एक जो पहले के बच्चों को हमको बहुत स्क्रैच से बताना पड़ता था, तो वो बहुत सारी रिसर्चेज आज बिकॉज उनके करके आते हैं, और कुछ उसमें से अच्छी भी होती हैं। जो चीज़ अच्छी है कि उनको ये पता होता है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। पहले हमको बैठ के ये बहुत बताना पड़ता था हर बच्चे को, हर कि मैंने ये कर लिया, अब मैं करूँ ही क्या। आज की डेट में ये अच्छी चीज़ है कि वो बिकॉज ऑफ द जो अवेलेबल नेटवर्किंग है उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें समझ के आते हैं कि क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में किस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, ये सब चीज़ें वो बेसिकली, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ जो मैंने जेनजीज में देखी है कि जो पेशेंस की कमी है, या जिसको आप कह लें कि मेंटल स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है उनको, बहुत जल्दी। तो कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, अब एक एग्जाम्पल लेके चलिए कि मान लीजिए कभी कभी किसी केसेस में ऐसा होता है कि एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब ये पहले बच्चों के साथ होता था, ये मैं एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको रिलेट करके बता रही हूँ, तो वो बच्चे थोड़ा तो अपसेट वो भी होते थे, लेकिन फिर एक ये होता था कि मैम हम फिर से ट्राई करते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, एंथू रहते थे उसमें। आज का बच्चा उस चीज़ में इतने मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है सर, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, ही नीड सम हेल्प। हाँ यस, वो इतना सा भी ट्रॉमा, देखिए फिर मैं उनको समझाने की कोशिश ये करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें, रिजेक्शंस आएंगे आपके, आगे भी बहुत आएंगे, आपको इतनी जल्दी मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी आज नहीं हो, हम फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। देखिए पहले हम दुखी होते थे ना, तो हम मैंने कहा तफरी करने चले जाते थे, फ्रेंड्स के साथ रो लेते थे, कभी वो बात पेरेंट्स तक नहीं आती थी। आपने आपको भी याद होगा, हम और मेरे साथ ऐसा हो गया, फ्रेंड्स बोला अरे कुछ नहीं होगा चलो, मैंने जो आपको कहा कि जो डिस्कशंस हैं, जो बुक रीडिंग्स हैं, मैं पहले बहुत करती थी, जब मुझे बहुत, हमको भी, हमारे साथ भी वो चीज़ हुई है, कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए, कभी कुछ हो गया, आई यूज्ड टू रीड बुक्स। वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता था। भगवान भी उस चीज़ को वो देता है कि आप एक अच्छी बुक आपके हाथ में आ गई और आपने वो पढ़ लिया, आप मान के चलिए आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अब किस चीज़ में वो रीडिंग हैबिट्स ही नहीं है, द ओनली थिंग यू आर गोइंग अप टू इज ChatGPT। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं रीडिंग हैबिट्स की, तो नॉलेज किंगडम क्या इस पर कुछ काम कर रहा है? हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इसी चीज़ को, जो मुझे इतने सालों से जो मुझे मिसिंग लग रहा है, और जो आपने बात जेनजीज की कि एक रीडिंग हैबिट्स और एक डिस्कशंस हैबिट खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस फोन्स एंड इंटरनेट। मुझे लगता है उस कल्चर को बढ़ाना चाहिए। जो मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, तो उससे रिलेटेड हमने एक रीडिंग रूम स्टार्ट किया है अपने ऑफिस में भी है, वो ओपन अप न्यू ऑफिस इन बावड़िया कला। उसमें हमारे पास कुछ 1,500 से 2,000 बुक्स हैं, बहुत हर तरह की बुक्स हैं, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, स्पिरिचुअल, हर तरह की बुक्स हमने रखी हैं, जो हमारे पास कलेक्शन है इतने सालों का। ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये एक तरह का क्लब है जिसमें आप उस बैठें, शायद अगर आपका मूड नहीं है आप उस बुक पे, लेकिन आप कुछ तो डिस्कस करें, या इस तरह जिस जॉनर में आप होते हैं नॉर्मली आप उस तरह की बुक्स चूज करते हैं, तो उस बुक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपके साथ 4 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मौका आज के डेट में आपको मिलता ही नहीं, तो आपके डिस्कशंस होंगे, और आप यकीन मानिए अगर आपके डिस्कशंस होंगे तो चीज़ें आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, और जो मेंटल स्ट्रेस जिसको आप कहते हैं ना वो चला जाएगा। तो इसीलिए हमने ये रीडिंग रूम की शुरुआत करी है, जो जिसमें लोग आके ग्रुप्स में बैठ सकते हैं, रीडिंग वहाँ पे जो बुक्स हैं हमारी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक्स ला के बैठ सकते हैं, और हफ्ते में एक बार हम किसी ना किसी बुक या किसी ना किसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करें। बहुत ही अच्छा आइडिया है, और जाहिर है किताबों के पन्नों से बात निकलेगी, दिल तक पहुंचेगी और दूर तक जाएगी। तो आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें की है और फ्यूचर में भी हम ज़रूर करते रहेंगे। आई होप कि आपकी बातचीत सुनकर हमारी जो ऑडियंस है उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही लोगों के लिए कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, थैंक यू।